Hello everyone, myself Dr. Naini Jain. I am currently pursuing my PG degree in संहिता एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट। तो मैं आपको आपके फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ जो है अष्टांग हृदय। तो जो हमारा संहिता अध्ययन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला जो रहता है बृहत्त्रयी रहता है और दूसरा जो रहता है वो लघुत्रयी होता है। बृहत्त्रयी का मतलब होता है बड़ी संहिताएं, जो भी डिटेल में संहिताएं दी गई हैं, जो बड़ी बड़ी जितनी भी संहिताएं हैं वो सभी बृहत्त्रयी में आती हैं। और जो छोटी संहिताएं हैं, संक्षिप्त संहिताएं या थोड़ी सी कम प्रचलित संहिताएं हैं, वो लघुत्रयी में आती हैं। जो बृहत्त्रयी है वो मुख्यतः आपके पीजी जो आपका जो यूजी कोर्स है उसमें मुख्यतः आप उन्हीं संहिताओं को पढ़ेंगे, जिसमें कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय आती है। तो मैं आपको अष्टांग हृदय पढ़ाने वाली हूँ। अष्टांग हृदय जो है इस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जो कि है टोटल 44 टीकाएं इसमें लिखी गई हैं इस संहिता के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर से। तो अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर का नाम है आयुष काम्यम अध्यायम। आयुष काम्यम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आयुष काम्यम अध्याय है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक आयु और एक काम्य। ठीक है, ये जो आयु है ये आप चरक संहिता में या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। तो आयु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते। अर्थात शरीर, इंद्रिय, तत्व एवं आत्मा का जो संयोग है वही आयु है। तत्व हमारी इंटेलेक्ट जो पावर बोली गई है उसको अपन सत्व बोल सकते हैं, और इंद्रिय जो है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी चीजें पता है, तो इसको हम आयु बोलेंगे। तो इसके जो पर्याय बोले गए हैं वो नित्यक, अनुबंधश्च और धारी है। ठीक है, इसके बाद जो कामीय है, कामीय शब्द का अर्थ आपको ये जो कामीय शब्द है यही इसके मीनिंग को भी प्रूव कर रहा है कि कामना करना। तो आयु की कामना के लिए जो कुछ भी हितकर है वो सब कुछ इस अध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। आयुर्वेद में जो भी संहिताएं हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो सर्वप्रथम मंगलाचरण से होती है। तो इसी प्रकार इस संहिता में भी मंगलाचरण से ही स्टार्ट किया गया है। तो इसमें ये बोलते हैं कि राग आदि रोगान सतत अनुशक्तान आशेषकाय प्रसृतान आशेषान औत्सुक्य मोह अरति दान जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मय। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, राग आदि रोगान, अर्थात राग आदि जो रोग हैं, राग आदि रोग से क्या तात्पर्य है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये इस प्रकार के जो भी मानसिक रोग बोले गए हैं वे सभी राग आदि रोग हैं। सतत अनुसक्ता, यानी कि ये जो सतत अर्थात हमेशा जो पीछे पड़े रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं मनुष्य शरीर के। आशेष काय प्रसृतान शेषान, मतलब हमारे शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसमें ये फैले ना हो, ये संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। औत्सुक्य, मोह और अरति, जो उत्सुकता हमारे अंदर होती है, चीजों को जानने की जो एक इच्छा रहती है, मोह जो सही गलत का जो हमारा ज्ञान है वो जब नष्ट हो जाता है, और अरति अर्थात जो एक बेचैनी हमारे अंदर बनी रहती है, इन सभी को जो नष्ट करे, अर्थात राग आदि रोगों को, जो हमारे शरीर में पूरे फैले हुए जो दोष हैं, जो रोग हैं, उन सभी को, औत्सुक्य, मोह और अरति, इन सभी को जो नष्ट करता है, ऐसे अपूर्व वैद्य को, अर्थात अपूर्व वैद्य अर्थात सर्वप्रथम वैद्य अथवा सर्वश्रेष्ठ वैद्य को हमारा नमस्कार है। तो इन्होंने मंगलाचरण में सबसे पहले अच्छे हित की कामना करते हुए उनके जो वैद्य हैं उनको ही सर्वप्रथम नमस्कार कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है वो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें वो चैप्टर का नाम बताएंगे, आयुष काम्यम अध्यायम व्याख्यास्यामा।
अब इसमें जो आयुष काम्यम है ना, तो आयु जो है ना वो 4 प्रकार की बोली गई है, जो कि आप चरक संहिता में देखेंगे। हित आयु, सुख आयु, अहित आयु, दुख आयु। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो अहित आयु प्राप्त करने के लिए या दुख आयु प्राप्त करने के लिए नहीं बताएंगे। हमारी सुख आयु और हित आयु यानी कि अच्छी आयु के लिए जो कुछ भी हितकर रहेगा उसकी ही चर्चा की जाएगी। और उस सुख आयु और जो हित आयु है उसको मतलब इफेक्ट करने वाले, अपोजिटली इफेक्ट करने वाले जो भी चीजें रहेंगी उनके बारे में भी वो बताएंगे। इतिहासमाहु भगवान आत्रेय या आत्रेय महर्षया। इससे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा हमारे जो महर्षि हैं आत्रेय महर्षि उन्होंने कह दिया है। अब जो अष्टांग हृदय है वो वाग्भट्ट के द्वारा रचित है, तो डाउट यहाँ पर आना चाहिए कि ये आत्रेय जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो तो चरक संहिता के जो तंत्रकर्ता है वो है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो अष्टांग हृदय है वो एक बीच का ग्रंथ कहलाता है, जिसमें चरक के भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, सुश्रुत के भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तो वो क्लियरिफाई भी ये चीज कर दें कि इस एक जो बुक है इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो या तो चरक से है या तो सुश्रुत से है। तो इस चैप्टर में जो भी मेन कॉन्सेप्ट आए हैं वो हमारे आत्रेय जी ने दिए हैं, इसलिए वो यहाँ पर उनके लिए ले रहे हैं, कोई कॉपीराइट इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो वो बता रहे हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्यों आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आयु कामायमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा। एक जो ह्यूमन है उसको लाइफ में क्या चाहिए है, उसके पास धन संपत्ति हो, उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ हो, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना लगी हो, वो एक ऐसी एक स्मूथ लाइफस्टाइल जिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का साधन क्या है, इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है, एक अच्छी आयु ही है। अगर आपकी आयु 78 ईयर्स 80 ईयर्स तक है तो आप उसमें सब कुछ इंजॉय कर सकते हो, आप धर्म कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आपको सुख मिलेगा। पर आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास अर्थ भी है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, पर आपके पास आयु ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 30 साल की उम्र में खत्म। इसीलिए धर्म, अर्थ और सुख का प्राप्ति का उपाय क्या है, आयु। इसलिए उसको आपको बेस्ट बनाना है, एक लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए है, तो आयुर्वेद को फॉलो करना रहेगा। तो अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उनका आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है, उनको परम आदर करना है आपको। ठीक है, इसके बाद अब ये बताते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो इसको हम एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे, क्योंकि रटने में आपको दिक्कत जाएगी कि ब्रह्मा से दक्ष, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको। एक जो है वो स्वर्ग में चल रही है बात, और फिर वो धीरे धीरे मनुष्य लोक पर ये वाली चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी से आया है, सभी वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी बोले गए हैं। तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदाम प्रजापतिम जिग्रहात, तो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम, तो अत्रिपुत्रादि कान मुनीना, ते अग्निवेश आदि कांस्ते, तो पृथक तंत्राणी तेनिरे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, उनको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो है उस आयुर्वेद के ज्ञान को दक्ष प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति से जो वो ज्ञान है वो जो है वो अश्विनौ, अश्विनौ यानी कि औ की मात्रा है, यानी कि 2 की बात चल रही है, तो 2 अश्विनी जो कुमार हैं उनके पास आया ये ज्ञान। अब अश्विनी कुमार जो एक बहुत विख्यात वैद्य माने जाते थे कि वो किसी भी रोग की चिकित्सा कर सकते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसी चिकित्साएं की हैं, सर्जरी वाले भी सब चीजें की हैं, उनसे ये ज्ञान मिला है सहस्त्राक्ष। जो सहस्त्राक्ष है वो इंद्र भगवान को बोला गया है। ये हमको चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर में ही देखने को मिल जाएगा, जहां इंद्र के हम बहुत सारे पर्याय पढ़ेंगे। इंद्र से जो आता है सो अत्रिपुत्र आदि कानमुनीना। अब ये इंद्र से जो ज्ञान आता है वो अत्रिपुत्र, अत्रिपुत्र अर्थात आत्रेय जी की बात की जा रही है यहाँ पर, उन तक आता है। फिर उनसे ये ज्ञान आता है अग्निवेश आदि को। अब अग्निवेश आदि लगाया है अर्थात अन्य लोगों की भी बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है उनके 6 शिष्य आते हैं।
तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, लिख के देख लेंगे कि ये कैसा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी थे, अब इसके बाद ये ज्ञान आएगा दक्ष प्रजापति जी के पास, फिर ये ज्ञान आएगा अश्विनी कुमारों के पास, फिर ये ज्ञान आएगा सहस्त्राक्ष, फिर आएगा अत्रिपुत्र, और फिर ये आएगा 6 शिष्य। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टर्म्स जिस प्रकार से लिखी गई है श्लोक में, आप मेमोराइज उनको उसी तरीके से करें। अगर यहाँ पर उन्होंने सहस्त्राक्ष टर्म दी है तो पीजी पर्पस की वजह से आपको सहस्त्राक्ष ही याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने इंद्र या अन्य कोई टर्म नहीं दी है, इन्होंने सहस्त्राक्ष बोला है। ये आपको भले याद रखना है कि सहस्त्राक्ष जो है इंद्र है। अत्रिपुत्र बोला है क्योंकि पीजी में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि अत्रिपुत्र का वर्णन कहाँ पर मिलता है या अत्रिपुत्र किसके लिए बोला है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर और किसके लिए बोला है, इसलिए टर्म वही याद रहनी चाहिए जो श्लोक में दी है। ये आत्रेय जी के लिए है। अब जो 6 शिष्य की जो गणना की जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसको इस हाँ, इनको लेके चलेंगे हम। तो जो आ है, आ से यहाँ पर अग्निवेश है, ह से भेल है, यहाँ से जतुकर्ण है, यहाँ पराशर है, यहाँ हारीत है, और यहाँ क्षारपाणी है। ठीक है, तो इस प्रकार इन 6 शिष्यों की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, ठीक है, तो जो आयुर्वेद अवतरण में जो 6 शिष्यों का वर्णन जो किया है ना, उसकी आप एक और ट्रिक भी याद रख सकते हैं। तो उसकी 2 ट्रिक्स हैं जो कि मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख के बता देती हूँ। पहली ट्रिक, में आप अ रा तेल और क्षार ये इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ, है ना। आ से रहेगा ये अग्निवेश, पर से रहेगा ये पराशर, फिर से रहेगा ये जतुकर्ण, ऐसे है हारित, वैसे है भेल, और कर से है कर पानी। ठीक है, एक ट्रिक ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और जो दूसरी ट्रिक रहेगी वो है अभी से पर हरा चार। तो इसमें अ रहेगा, भ रहेगा, से पर हरा और क्षार। तो थोड़ा सा इनका सीक्वेंस ही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये अग्निवेश हो जाएंगे, हा से भेल हो जाएंगे, जूते से जतुकर्ण हो जाएंगे, पर से पराशर हो जाएंगे, हरा से हारित, और क्षर से क्षारपाणी। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये आपको याद ही करनी है।
क्योंकि सुश्रुत संहिता में आएंगे जब आप, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा और शिष्यों के नाम मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको ये चीज डिफ्रेंशिएट करके रखनी है कि आपने अष्टांग में क्या पढ़ा है, आपने चरक में क्या पढ़ा और आपने सुश्रुत में क्या पढ़ा है। इसीलिए आप इसको ट्रिक से याद करके रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अष्टांग हृदय का जो है ना स्वरूप बताया जा रहा है कि अष्टांग हृदय किस प्रकार का ग्रंथ है या कैसा ग्रंथ है एक। तो ऑब्वियसली जो भी ऑथर जिस ग्रंथ के रहेंगे वो उनके ग्रंथ की निंदा नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी इसी प्रकार से लिखा है कि तेभ्यो अति विप्रकरणेभ्यो, तेभ्यो अति विप्रकरणेभ्यो प्रायः सारतरोच्चया क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तरम। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, तेभ्यो यानी कि वे, है ना, वे अति विप्रकरणेभ्यो, बिखरे हुए, वे मतलब जो इधर उधर बिखरे हुए ग्रंथ हैं, ग्रंथ की चर्चा की जा रही है। प्राय सार तरो उच्चया यानी कि उनके सार भाग को इकट्ठा करना, संग्रह करना। क्रियते अष्टांग हृदय, अब उन सभी का जो सार भाग है, एक जो एसेंस है उसको अपन ने इकट्ठा किया है और उससे हमने क्या बनाया है, अष्टांग हृदय बनाया है। अब उसकी क्वालिटी क्या है, न अति संक्षेप विस्तरम, यानी कि न ये ज्यादा संक्षिप्त है, ना ये बहुत ज्यादा विस्तृत है, अर्थात ना कंसाइज है ना इलेबोरेटेड है। एक जितना आपको पढ़ने के लिए जरूरी है ये वैसा एक ग्रंथ है। ठीक है, अब जब हम आते हैं, आप किसी भी संहिता को जब पढ़ेंगे ना, चरक हो, सुश्रुत हो, काश्यप संहिता हो, तो उन सभी संहिताओं में वो उस संहिता के अंदर वो किन किन पोर्शंस की बात करेंगे ना, या वो किस किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी चर्चा जरूर की जाएगी। तो वो यहाँ स्टार्टिंग में ही दी गई है कि जो आप ये संहिता पढ़ेंगे इसके क्या 8 अंग हैं, आयुर्वेद के क्या 8 अंग हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे काय, पाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान, अष्टाव अंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये आपको ये जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से दिया गया है, यही सीक्वेंस आपको बाय हार्ट करना है, क्योंकि सभी संहिताओं में इनका अलग अलग सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस से भी पीजी में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फोकस क्या करना है कि इन्होंने सबसे पहले किस चीज को रखा है। इन्होंने काय को सबसे पहले रखा है, क्यों, क्योंकि जो अष्टांग हृदय है वो एक मेडिसिन प्रधान ग्रंथ है। इसमें आपको जो आपकी काय चिकित्सा है, नॉर्मल जो इंटरनल मेडिसिन जो आप देते हैं उससे रिलेटेड ये ग्रंथ है, इसलिए इन्होंने काय को सर्वप्रथम स्थान दिया है। आप इसी की जगह अगर सुश्रुत संहिता देखेंगे तो वो फर्स्ट नंबर पे शल्य को रख रहे हैं। उनका शल्य को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है, शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। आप काश्यप को देखेंगे तो वो बाल को रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक पीडियाट्रिक प्रधान ग्रंथ है। वो बाल मतलब बच्चों में जो चिकित्सा की जाती है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं मुख्य रूप से, इसलिए उन्होंने बाल रोग को प्रथम रखा है। तो अब हम ये सारे जो अंग बोले गए हैं इनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सर्वप्रथम आता है काय, अर्थात जिसमें आपकी नॉर्मल जो मेडिसिन जो भेषज है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, औषधि जो है उसके बारे में की जाएगी, तो ये काय हो गया। अब बाल आता है, बाल अर्थात कौमार नृत्य, बाल रोग की चर्चा की जाएगी। अब ये है कि केवल बच्चों की व्याधियों का के बारे में नहीं बताया जाएगा, उनके जो जब से वो नवजात शिशु जब वो आ रहा है उसके बाद से ही उसको आपको क्या क्या परिचर्या करनी है, उससे जो संस्कार है उन सभी की चर्चा की जाएगी। तो प्रिवेंटिव मेजर भी रहेगा, क्यूरेटिव मेजर भी रहेगा। फिर उसके बाद ग्रह चिकित्सा की बात करते, ग्रह अर्थात भूत बाधा। अब उस टाइम पे भूत आप केवल ऊपरी को नहीं बोल सकते हैं, या जो तो हॉरर वाली चीजें नहीं है कि भूत बाधा में उस समय पर सभी चीजें आ जाती थी, जो इन्फेक्शियस या जो कम्युनिकेबल डिसीज रहती थी, महामारी जो भी एकदम से आ जाती थी, उन सभी की चर्चा इसमें की जाती थी। फिर ऊर्ध्वांग आता है, तो ऊर्ध्वांग जो है, ऊर्ध्वांग किसको बोला है, जो आपका सुप्रा क्लेविकुलर रीजन जो भी रहता है
उसको ऊर्ध्वांग के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें आपका मुख्य क्या है, शालाक्य तंत्र है। फिर शल्य चिकित्सा की बात आती है। शल्य चिकित्सा जो है वो सर्जरी को लिया जा रहा है। आपका जितना भी भेदन छेदन जो आप आगे पढ़ेंगे वो सारी प्रक्रियाएं इसमें ही आती हैं। फिर दंशा चिकित्सा आएगी। दंशा अर्थात विष विज्ञान, ठीक है। विष के लिए बोला है, विष यानी कि जो सर्प, कीट, लूता यानी स्पाइडर वगैरह जो आपका इनसे जो भी विष होता है उसके बारे में की जा रही है चर्चा। फिर यहाँ पर आएगा जरा चिकित्सा। जरा जो है, जरा जो टर्म निकली है वो जीरियाट्रिक से निकली है, मतलब या जरा से जीरियाट्रिक टर्म निकली है, अर्थात आपको एजिंग से कैसे बचाया जाए। तो एजिंग से बचाने का काम क्या करेगा, आपको रसायन ही करेगा। एक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल या लॉन्गेविटी जो आपको चाहिए है उसको प्रोवाइड करने का काम आपकी जरा चिकित्सा या रसायन तंत्र करेगा। अब केवल इसमें ये नहीं है कि लॉन्ग लाइफ मिलेगी आपको, आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें व्याधि से बचाने का भी काम यहीं पर कर दिया जाएगा। फिर आता है वृष चिकित्सा। वृष चिकित्सा वाजीकरण है, आपकी पावर को आपके शरीर के अंदर रखना या उसको और ज्यादा बढ़ाना किस तरीके से है, वो सब आप वाजीकरण तंत्र में या वृष चिकित्सा में पढ़ेंगे। तो ये 8 अंग जो है ये आयुर्वेद में वर्णित है और इन्हीं अंगों पर संपूर्ण जो चिकित्सा है आपकी वो आश्रित है। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर। अभी तक जो चल रहा था वो एक रूपरेखा रहती है जो सभी संहिताओं में आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है। जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वो यहाँ से ही हो रही है। तो ये सबसे पहले आपको बताएंगे दोषों के बारे में। तो जो दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं और मानसिक दोष होते हैं। शारीरिक दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। और जो मानसिक दोष होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं दोष। एक जो है वो आपका गुण में आता है। जो 2 दोष बोले गए वो क्या है, रज और तम। सत्व जो है वो आपका गुण में आता है। तो जो दोष हैं आप इस प्रकार देखेंगे, 2 हैं, शारीरिक और यही लिख दे मानसिक। ठीक है, जो शारीरिक है वो 3 है। जो शारीरिक दोष हैं वो 3 प्रकार के हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात है वो वायु को बोला जाता है ना। जो भी रूखी चीज या जिसमें चल होता है, एक फ्लो जिसमें होता है ना, मोशन जिसमें होता है, वो सब वायु है। जो पित्त है ना वो एक आग्नेय तत्व प्रधान होता है या फायर एलिमेंट जिसके अंदर रहता है वो वाली चीज बोली जाएगी। तो पित्त जो है वो आग्नेय हो। अब जो कफ है वो आपके शरीर के अंदर जितना भी जलियांश कहलाता है, जल तत्व जो भी है, सोम तत्व जो भी है, वो सब कुछ आपका कफ में कहलाता है ना, जलियांश ये सब कफ में आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मुख्यतः जो है वो केवल दोषों को देख के चलेंगे। ठीक है, जो मानसिक दोष है वो आपके इसके बाद आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है श्लोक, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समाश्रिता। ठीक है, तो वात पित्त कफ जो है ये 3 प्रकार के दोष बोले गए हैं। ठीक है, अब अपन को ये चीज सोचना है कि इनको दोष ही क्यों बोला गया है। जब आयुर्वेद में दोष, पंच महाभूत, धातु, इन सब का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको दोष टर्म क्यों दी उन्होंने। इसको कुछ अच्छी टर्म भी दे सकते थे, ये गुण भी हो सकते थे, पर नहीं, ये दोष है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली तो आपके शरीर में है, पर अगर एक का भी डिस्टरबेंस होता है तो वो सभी को दूषित कर देगा, सभी चीजों को वो खराब करने का काम कर देगा। इसलिए इनको दोष बोला गया है। दूषनाथ दोषा, ये सभी चीजों को दूषित करने का काम करेंगे, इसलिए इनका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, ये अब बता रहे हैं दोषों की अवस्था। ठीक है, कि अगर वो बैलेंस स्टेट में है तो क्या करेंगे, और अगर उनका जो इक्विलिब्रियम है वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है किसी वजह से तो वो क्या करेंगे।
तो विकृत अविकृत दोष, तो क्या बोल रहे हैं कि विकृता अविकृता देहम हनंती ते वर्तयंती चा, अर्थात अगर ये तीनों दोष विकृत हैं तो ये क्या करेंगे, देहम हनंती यानी कि शरीर को क्षय करने का काम करेंगे, नष्ट करने का काम करेंगे। और अगर यही दोष अविकृत अवस्था में है तो ये शरीर के वर्त्यंती यानी कि उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसको पोषण देने का काम करेंगे, उसको एक स्वस्थ अवस्था में रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार इन्होंने बता दिया है कि अगर विकृत दोष है तो शरीर खराब हो जाएगा, अविकृत दोष है या सम अवस्था में दोष है तो शरीर को वर्धन करने का काम करेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो दोष जो है वो आपके शरीर में रहते कहाँ हैं। ठीक है, अब हर चीज का एक स्थान होता है तो इनका भी स्थान रहेगा। तो ते व्यापिनो अपि नाभ्यो नाभि उरा अधो मध्य ऊर्ध्व संशया। ठीक है, तो इतना ज्यादा श्लोक पे इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन सिंपली देख सकते हैं कि ये आपकी अगर बॉडी है, नहीं है ना, ये आपका नाभि है और यहाँ ये आपका उरा अर्थात हर्ट वाला जो भी पोर्शन है ये इधर है आपका हर्ट। तो नाभि के नीचे वाले भाग में या नाभि से लेके जो नीचे वाला भाग है वहां वात है, उरा से ऊपर वाला जो भी भाग है वो कफ का स्थान है, इसके बीच का जो भी भाग है नाभि और उरा के मध्य का वो पित्त का स्थान है। ठीक है, केवल इतनी चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। तो ते व्यापिनो अपि हृन् नाभि उरा अधो मध्य ऊर्ध्व संशया। ठीक है, अब इसके बाद ये नेक्स्ट श्लोक बताते हैं कि वया आदि के अनुसार जो है वो काल बताया गया है। तो वो किस प्रकार बताया है, वयो अहो वयो अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगा क्रमात्। ये क्या बता रहे हैं कि किस टाइम पे किस एक समय पर जो वात पित्त कफ दोष है वो सबसे ज्यादा गतिशील रहेंगे। गतिशील का मतलब ऐसा नहीं कि चल रहे हैं, पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम पर रहेंगे, किस टाइम पर उनका काम रहेगा मोस्टली। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वय वय अर्थात आपकी जो एज है। ठीक है, फिर अहो अहो अर्थात दिन, रात्रि अर्थात रात का टाइम, भुक्त अर्थात भोजन करने के बाद। फिर उनका भी अब ये टाइम डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात वय के अंत मध्य और आदि का समय, अर्थात बाल अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था का समय। फिर अहो अर्थात दिन का भी यही समय, अर्थात दिन की जब स्टार्टिंग हो रही है यानी कि मॉर्निंग का टाइम, फिर बीच का टाइम यानी कि आफ्टरनून का टाइम, और फिर एक आएगा जो जब दिन ढल गया है, खत्म हो गया है, उसका टाइम। फिर सेम रात्रि में भी यही चीज लगेगी कि रात्रि की स्टार्टिंग, फिर एक मिडनाइट आती है और फिर उसके बाद का जो लेट नाइट का टाइम आ रहा है वो वाला। फिर सेम भुक्त पे आएगा यानी कि आपने खाना खा लिया है, अब खाना खाने के बाद क्या होगा, उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उसमें यानी कि आदि में कौन सा दोष है, फिर बीच में जब अब डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है तो जो बीच का टाइम है वहां पर कौन सा दोष है, अब डाइजेशन खत्म हो रहा है तो जो एंड की प्रोसेस चल रही है उसमें कौन सा दोष है। तो इस चीज को हम जो है एक टेबल से समझ लेंगे। ठीक है, तो टेबल में देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले रहेगा आएगा आएगा फिर ये आएगा भुक्त। ठीक है, अब इधर रहेगा आदि, फिर ये रहेगा मध्य और फिर ये रहेगा अंत। ठीक है, अब देखेंगे वय की आदि वाली अवस्था। आदि वाली अवस्था अर्थात बाल्य अवस्था। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे से होते हैं, फैट बहुत ज्यादा रहता है और चबी रहते हैं, तो आपको किस चीज की प्रेडोमिनेंस दिख रही है, बात तो रूखा होता है, हड्डियों में कोई जान नहीं है, दुबले पतले सूखे, पर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो जो बाल अवस्था है, आदि की अवस्था है वय की, वो कफ प्रधान है।
अब हमारी जो एज आती है मध्य अवस्था, ठीक है, तो हम कैसे हैं, हम ना ही बहुत ज्यादा कफ वाली प्रिडोमिनेंट स्टेज में आएंगे, ना ही हम अभी बूढ़े हुए हैं कि हमारे अंदर वात की प्रधानता आ जाए या सब कुछ जर्जर हो जाए, शरीर में सब रूखा, चलने में दिक्कत, ये कुछ भी नहीं होता है हमारे साथ। तो मध्य की अवस्था में है, तो मध्य में पित्त प्रधान रहता है। और एक पित्त अपन इस चीज से भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे अपने अंदर जोश बहुत रहता है, एक गर्मी बहुत रहती है कि हाँ ये करना है ये करना है। तो वो चीज जो आती है एक आग्नेय तत्व जो पित्त का है उसकी वजह से। और फिर जो अंत की अवस्था आ जाती है वो वात की आएगी कि अब इंसान बूढ़ा हो गया है, सब शरीर सूख गया है, सब हड्डियां जो है कमजोर पड़ गई हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, बाल सर में बचे नहीं, सब चीजें वात को बताती हैं। फिर अब आएगा अपना अहो। अहो अर्थात जो है दिन। अब दिन में भी अपन को एक टाइम डिवाइड करके चलना है कि किस टाइम पे वात रहेगा, किस टाइम पे पित्त रहेगा, किस टाइम पे कफ रहेगा। तो जब आप सुबह से उठते हो तो कुछ कुछ लोगों को ही ऐसा होता है एक गले में कफ जैसा फंसा रहता है। एक अपन इससे ये चीज भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि उरा के ऊपर का स्थान कफ का बोला गया है, एक वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और क्योंकि दिन की स्टार्टिंग चल रही है, कफ जो है वो उसके मोस्ट एक्टिव स्टेज में रहता है, उसको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। तो दिन की स्टार्टिंग में कफ रहेगा और ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, 6 बजे से लेके आपका 10 बजे तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से लेके 2 बजे की स्टेज आएगी जो आपकी भरी गर्मी का समय रहेगा। तो उस टाइम पे आपका पित्त एक्टिव रहेगा, ठीक है। इस टाइम पे आपको खाना देना है। पित्त जो है अग्नि गुण प्रधान होता है। अग्नि जो है वो सब नहीं तो आपके ऑर्गन्स को, मतलब जो आपके अंदर का वाइटल चीजें हैं उनको पचाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए है। तो इस टाइम इसलिए अपन खाना खाते हैं इस ड्यूरेशन के बीच में। तो ये पित्त का समय चल रहा है। अब इसके बाद अगर आप इस टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एसिडिटी जैसी हो जाएगी और लेट और होते जाएंगे तो आपको गैस बनने लग जाएगी, ठीक है। तो वो बात आ गया है अब प्रकोप होने के लिए। तो जो 2 के बाद वाला जो भी टाइम है, 2 से लेके 6 बजे तक का जो टाइम रहेगा, फिर से अपन ने 6 बजे से स्टार्ट किया और हम 6 बजे ही आ गए, यानी कि हमारा दिन खत्म हो गया है। ये जो रहेगा आपका वात का टाइम रहेगा। अब इसके बाद रात्रि भी सेम तरीके से फॉलो की जाएगी। कब, पित्त, वात, यहाँ पे भी सेम आ जाइए आप, 6 से 10, 10 से जो रात के 2 बजे का टाइम है और यहाँ 2 से लेके जो सुबह का 6 बजे का टाइम है वो आ जाएगा। तो ये पूरी आपकी रात निकल जाएगी। फिर आएगा भुक्त, यानी कि भोजन के बाद डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तब। तो जब अपनी स्टार्टिंग चल रही है कफ काम करेगा, जब अपन बीच में आ गए हैं पित्त काम करेगा और एंड में जाके वो वात काम करने लग जाएगा। अब खाना पच चुका है, मतलब इस स्टेज के खत्म होते होते आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, वो इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब तो ये पूरी जो है आपके काल के अकॉर्डिंग कि कब कौन सा दोष किस समय पर काम कर रहा होता है उसके बारे में चर्चा थी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं दोषों का अग्नि के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। अब आपको सबसे पहले समझना है कि अग्नि क्या है। अग्नि जो बाहर आग जल रही है, गैस पे आग जल रही है, वो अग्नि नहीं है यहाँ पर। अग्नि जो है आपकी बायोलॉजिकल, आप एक तरीके से केवल समझने के लिए बायोलॉजिकल आप फायर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा कहीं पर भी वर्णित नहीं है संहिताओं में। तो क्योंकि ये अग्नि जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। बायोलॉजिकल टर्म क्यों बोला गया है, केवल स्टमक से रिलेटेड नहीं है, आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड है ना। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की अग्नियां बोली गई हैं। जठराग्नि बोली गई है जो आपके फूड के डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड है। धात्वाग्नि बोली गई है जो आयुर्वेद में 7 धातुएं बोली गई है ना, उनके डाइजेशन से जो रिलेटेड है। फिर भूताग्नि बोली गई है जो 5 एलिमेंट्स जो बोले गए हैं, पंच तत्व जो बोले गए हैं, क्योंकि शरीर के अंदर वो भी जा रहे हैं तो उनको भी पचाना जरूरी है, तो उनके लिए भी अलग अग्नि बोली गई है। अब यहाँ पर आचार्य किसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनको यहाँ पर दोष के बारे में बताना है तो वो जठराग्नि की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम धात्वाग्नि पे आ जाएंगे तो वहां पर धातुओं की चर्चा हो जाएगी, अगर हम भूताग्नि पे आ जाएंगे तो वहां पर महाभूतों की चर्चा हो जाएगी। उनको यहाँ दोष पे रहना है, तो जठराग्नि की बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं कि तैर भवे विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय
समा। वे जो है ना, वे तय से मतलब वे क्या क्या होती है, विषम होती है, तीक्ष्ण होती है, मंद होती है और सम होती है। सम किसकी वजह से होगी, जब आपके वात पित्त कफ तीनों दोष एक स्टेट, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पर रहेंगे, यानी कि बैलेंस है। वात बराबर पित्त बराबर कफ, है ना, कोई किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, कोई किसी को कम नहीं कर रहा, कोई किसी को ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी समअग्नि कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि आपकी अग्नि विषम कैसे हो रही है। जब ये वात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो अग्नि को विषम कर देगा। वो कैसे आपको पता चलेगी कि विषम अग्नि है, तो आपके ही फ्रेंड सर्कल में आप देखते होंगे कि कुछ लोग होंगे जिनको कभी भूख बहुत अच्छी लग रही है, कभी भूख अच्छी नहीं लग रही है, कभी वो डाइजेशन उनका बहुत प्रॉपर चल रहा है कि खाया खाना और प्रॉपर एक टाइम आने पर वो पच गया है, फिर कभी नहीं भी पच रहा है, तो वो कौन है, वो विषम अग्नि है। वात जो है सब कुछ स्टेबिलिटी से हटा देती है सबको उनके, क्योंकि उसमें चल गुण होता है। फिर आएगा आपका तीक्ष्ण। जैसे कि मैंने बताया कि पित्त जो है आग्नेय गुण प्रधान होता है, तो अब पित्त में क्या है, अग्नि है ना, उसमें ऑलरेडी वो चीज वो लेके चल रहा है। तो किसी की अगर पित्त अग्नि है तो इतनी तीक्ष्ण अग्नि रहेगी कि वो खाएगा 2-3 घंटे बाद उसका खाना फिर से पच जाएगा और फिर पुनः उसको भूख लग आएगी, तो वो उसकी पित्त अग्नि है। फिर पित्त अग्नि के बाद की भी एक स्टेज आती है जिसको अपन नॉर्मल नहीं बोलते हैं, जो भस्मक रहती है, वो कुछ भी पचा सकते हैं वो लोग। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी लोग होते हैं जो भस्मक होते हैं। फिर उसके बाद आएगी मंद। मंद किसकी वजह से होगी, जो एकदम स्लो रहेगा। स्लो कौन है, कफ है ना, एकदम स्लो प्रोसेस में चलता है, उसका गुण भी मंद है कफ का। तो यहाँ पर जो है मंद अग्नि को लेके चलेगा हमारा कफ। कफ जब शरीर में बड़ा रहेगा तो वो अग्नि को मंद कर देगा, यानी कि किसी इंसान को अगर कुछ समय पहले तक, जब तक उसकी अग्नि प्रॉपर चल रही थी, अगर उसे 12 बजे भूख लग आती थी और वो खा के वो बढ़िया 5-6 बजे फिर से उसको भूख लगाती थी, डाइजेस्ट हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। या अगर हो रहा है तो 4 रोटी अगर खाता था तो 1 या 2 रोटी ही खा पा रहा है, यानी कि अग्नि कि उसकी आहरण शक्ति भी कम हो गई, उसकी जरण शक्ति भी कम हो गई, सब कुछ स्लो प्रोसेस में चल रहा है, तो वो कफ की वजह से है। तो वात पित्त और कफ है ना, वात जो है वी से वी है ना, तो वी से वी यानी कि विषम, इसको विषम कर देगा ये, ठीक है। फिर जो पित्त है वो क्या करेगा, तीक्ष्ण, क्योंकि इसके अंदर तेजस गुण है या आग्नेय तत्व है, कुछ भी करके कर सकते हैं आप, तो पी से तीक्ष्ण हो जाएगी ये अग्नि। और के से जो रहेगी ये स्लो रहेगी, यानी कि ये मंद कर देगा, तो ये मंद अग्नि हो जाएगी, ठीक है। और सम तो सम अग्नि करेगा ही सही, वो तो अच्छी एक स्टेज कहलाती है जब दोष जो है आपके एक मेंटेन रहे, उनका बैलेंस रहे तो ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा कोष्ठ के बारे में बताया है, वो धीरे धीरे अब आपकी बॉडी के अंदर आपको नॉलेज दे रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज होती है और उस पर दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से। तो उन्होंने सबसे पहले अपन को बताया कि 3 प्रकार के दोष रहते हैं आपके शरीर के अंदर। उसमें अपन ने देख लिया कि जो वायु है, वो जो भी रूक्ष चीजें रहेंगी वो वायु की वजह से रहेंगी। जो पित्त है वो आग्नेय गुण प्रधान है, किसी के चेहरे पे बहुत अच्छा लश्चर अगर चमक आपको दिख रही है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर पित्त जो है वो बहुत अच्छा होगा। फिर आप कफ से समझ सकते हैं कि कोई अगर थोड़ा सा चबी है या थोड़ा सा आपको अगर हेल्दी समझ में है तो कफ उसके अंदर हो सकता है ज्यादा हो, या अच्छी स्टेज में भी वो कफ हो सकता है। अगर मॉइस्ट स्किन है उसकी, अगर अच्छी है, नमी रहती है स्किन में, तो वो भी कफ है। वायु वालों की जो वात प्रधान स्किन जो रहती है वो ड्राई स्किन रहती है, तो इससे वात पित्त और कफ को आप समझ सकते हैं बहुत कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने अपन को बताया था कि इनका स्थान क्या रहता है। तो जैसा मैंने बताया था कि उरा यानी कि आपका जो हर्ट वाला एरिया है उसके ऊपर का जो भी स्थान रहेगा वो कफ के लिए रहेगा। फिर जो नाभि है आपका, नेवल एरिया जो है, उसके नीचे का वात का स्थान रहेगा और उन दोनों के मध्य में पित्त रहेगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने काल के अकॉर्डिंग बताया था कि वय पर, दिन पर, रात्रि पर या भोजन करने के बाद वात पित्त कफ की एक्टिवनेस किसकी कब किस स्टेज पर कौन कितना एक्टिव रहेगा उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने अग्नि के बारे में बताया कि आप अगर खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तो किस स्टेज पर कौन सी अग्नि की प्रधानता रह रही है या किस दोष की किस अग्नि के अंदर प्रधानता रह रही है, जिस वजह से वो अग्नि उस तरीके से बिहेव कर रही है। कि अगर किसी की विषम अग्नि है, उसको प्रॉपर समय पर भूख नहीं लग रही है, कभी अच्छी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही है, तो अपन बात समझ सकते हैं। या पित्त में अपन ऐसा देखते हैं कि बहुत अच्छी भूख या बहुत ज्यादा भूख किसी को लग रही है, जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है खाना, तो पित्त वाली उसकी तीक्ष्ण अग्नि है।
या स्लो, उसकी भूख भी कम हो गई है, डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो गई है, तो अपन कफ को समझ के चल सकते हैं कि यहाँ पर मंदाग्नि हो गई है उसकी। और अगर सब सही चल रहा है, प्रॉपर जितने बजे खाता था उतने बजे भूख लग रही है, जितना खाता था उतना खा रहा है, तो उसकी समाग्नि चल रही है, यानी कि जो उसके दोष हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर है। इसके बाद वो हमें बताते हैं कोष्ठ। अब कोष्ठ से हमें क्या समझना चाहिए? तो जो कोष्ठ है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी आयुर्वेद में अपन ठीक से इसको समझ नहीं सकते कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला है। तो जितना हम समझ सकते हैं उससे ये पता चला कि कोष्ठ जो है वो एक तरीके की अपन कैविटी बोल सकते हैं, है ना, जहां पर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना वो रहते हैं। अब वाइटल ऑर्गन में क्योंकि कोष्ठ नाम रखा है इन्होंने, तो जो वाइटल ऑर्गन्स है वो आपका स्टमक है, लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के नीचे जो रेक्टम वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगी, जो भी आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी हेल्प कर रही है ना, या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें हेल्प कर रही है, वो सब कोष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्या स्याते समयरपि। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो कोष्ठ है वह फिर से, जैसे अग्नि जो है वो 4 प्रकार की हो रही है, मेन 3 प्रकार की है, सम की वजह से तो सम ही रह रही है, उसी प्रकार वात पित्त कफ की वजह से भी जो कोष्ठ है वो वात की वजह से अलग, पित्त की वजह से अलग और कफ की वजह से अलग रहेगा, कफ की वजह से अलग रहेगा। और जब ये समान अवस्था में रहेंगे तब भी उसका एक स्टेज निकलेगी उसकी। तो कोष्ठ जो है वो वात की वजह से क्या रहेगा, क्रूर। यहाँ पर वात फिर से रोल प्ले करने आ गया, आपका रुक्षता लेके आ गया है ना। कोई अगर किसी का प्रॉपर उसको अगर मोशन नहीं आ रहे हैं, स्टूल जो है वो हार्ड रह रहे हैं, है ना, तो वो किस में आ जाएगा, आपका क्रूर कोष्ठ में आ जाएगा। ठीक है। अब फिर आपने कुछ मृदु कोष्ठ वाले लोग देखे होंगे कि उनको तो बस आपने गर्म दूध भी पिला दिया तो भी उनको मोशन आ जाएगा। तो ये क्या है, मृदु कोष्ठ है। ये किसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली फिर से पित्त आ जाएगा आपका रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि वो तीक्ष्ण अग्नि को लेके आ रहा है। फिर आ जाएगा आपका मध्य अवस्था वाला कफ, ऑब्वियसली मंद एक मंद स्टेज को लेके चल रहा है कफ, तो ये मध्य अवस्था में रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा आपकी जो स्टूल है वो हार्ड स्टूल निकालेगा या मोशन आपका हार्ड जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा लूज भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पित्त की बात इधर पर नहीं करे। अगर पित्त किसी का बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको एकदम लूज स्टूल निकल जाएंगे, पर कफ हमेशा बीच की स्टेज को ही प्ले करने का काम करेगा, ना वो बहुत हार्ड स्टूल निकालेगा जैसा बात करेगा, या फिर वो ना ही बहुत ज्यादा स्मूथ या लूज स्टूल निकालेगा जो पित्त काम करेगा, तो ये बीच का काम करेगा। अब सेम चीज आएगी अगर आपके ये तीनों दोष समअवस्था में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या चीज फॉलो होनी चाहिए, वात की चीज तो फॉलो नहीं होनी चाहिए कि हार्ड स्टूल निकले, पित्त वाली चीज भी फॉलो नहीं होनी चाहिए कि गर्म दूध पिया और आपको स्टूल आ गए हैं या लूज स्टूल आ रहे हैं, या खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आपको स्टूल आ रहे हैं, वो चीज भी नहीं। तो एक जो बीच की स्टेज निकल रही है वो निकल रही है मध्य अवस्था। इसीलिए सम अवस्था के जो दोष हैं वात पित्त कफ, वो मध्य अवस्था को फॉलो करेंगे कि आपका मोशन जो है वो प्रॉपर रहेगा, ना बहुत हार्ड ना बहुत लूज। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके जन्म की बात की जाएगी यहाँ पर, कि आप जब इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, तो जो है कि दोष जो है ना आपके तब किस प्रकार के रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि तैश्च तिस्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमा पृथक सम धातु समस्ताशु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा। मैं एक लाइन पढ़ना भूल गई। शुक्र आर्तव स्थैर्य जन्म आदौ विषेणे व विशिक्रमे। अर्थात जब आपके जन्म आदौ है ना, जन्म से पूर्व जो शुक्र और आर्तव का संयोग हो रहा है, उसके बाद किस प्रकार से किस क्रम से संयोग हो रहा है, वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, क्रम उनका क्या रह रहा है, उसके हिसाब से आपकी प्रकृतियां डिसाइड होंगी। अर्थात रोल कौन प्ले कर रहा है, जन्म से पूर्व जो शुक्र और आर्तव का संयोग है उनमें कफ ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, वात ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रकृति उसी टाइम पर डिसाइड हो जाएगी। तो पहले तो जो है कि तिस्र तिस्र यानी कि 3 प्रकार की मेन प्रकृतियां बताई जाएंगी, और जो कि कौन कौन सी रहेंगी, ऑब्वियसली वात,
पित्त और कफ। अब इनको उन्होंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है कि किसी की अगर वात प्रकृति है तो वो हीन है, हीन प्रकृति है, पित्त प्रकृति है तो वो मध्यम कहलाएगी, और अगर कफ प्रकृति है तो वो उत्तम प्रकृति कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये पृथक है, यानी कि एक एक प्रकृति वाले जो पुरुष रहेंगे वो। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, यानी कि अगर किसी की प्रकृति जो है वो तीनों से मिलके है, वात पित्त कफ प्रकृति अगर किसी की है तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। और किसी की अगर द्विदोषज प्रकृति है, अर्थात दो दोषों से बनी हुई प्रकृति है, इसमें फिर से आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, तीन, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। तो ये कैसे, ये जो तीनों प्रकृति रहेंगी ना, ये आपकी निंद रहेंगी, निंदनीय प्रकृति कहलाती है ये। ठीक है, ये निंदनीय प्रकृति है। तो इधर हम क्या देखते हैं कि तैश्य तिश्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमा। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको हमेशा कंफ्यूज करने वाली लाइन रहेगी वो ये है कि कफ वाली जो है वो उत्तम प्रकृति है और वात पित्त कफ वाली जो है वो श्रेष्ठ प्रकृति है ना। बात एक तरीके से अपन देखें तो एक ही है कि ये भी बेस्ट प्रकृति कहलाएगी और ये भी एक तरीके से बोले कि सुपीरियर, सबसे ज्यादा सुपीरियर प्रकृति कहलाएगी। ठीक है, तो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि उत्तम इसको बोला गया है या श्रेष्ठ उसको बोला गया है, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, जब आपको यही पढ़ के साल भर हो जाएगा तो कंफ्यूज होने का टाइम हो जाएगा। तो अपन को याद रखना है कि वात वाली जो है वो हीन है, पित्त वाली जो है वो मध्य है, कफ वाली जो है वो उत्तम है और वात पित्त कफ श्रेष्ठ है। और जो द्विदोषज प्रकृति है, दो दो दोष की जो भी प्रकृतियां बोली गई हैं, तीन प्रकार की, वो सब निंदनीय प्रकृति है। अब हमें क्या देखना है कि आजकल ये वाली प्रकृति तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, कोई भी श्रेष्ठ है नहीं। सेम इन प्रकृतियों के साथ है कि किसी की केवल एक ही प्रकृति है, ऐसा नहीं मिलता है देखने के लिए। कि आप अगर खुद को भी एनालाइज करेंगे, अगर आपके बाल रूखे हैं तो या तो आपके चेहरे पर अच्छा लश्चर आ रहा होगा बाय चांस, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, या आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ तो पित्त के गुण वो लेके चल रहा होगा इंसान सामने वाला। तो अब जो प्रकृतियां देखी जाती हैं, हम एनालाइज भी करेंगे तो वो यही वाली प्रकृतियां मोस्टली देखने को मिलते हैं। कोई सात्विक पुरुष होंगे तो उनके पास ये भी मिल सकती है कफ वाली, या वात पित्त कफ भी मिल सकती है देखने को। ठीक है, और ये सब कब डिसाइड हो जाती है, जन्म आदौ, अर्थात जन्म के पूर्व ही आपकी प्रकृतियां डिसाइड हो जाएंगी। इनके जो सेपरेट अलग अलग गुण हैं वो आप चरक संहिता में पढ़ेंगे, अर्थात अष्टांग में भी आप पढ़ेंगे पर वो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको आगे तक काम में आने वाली चीजें हैं, या आपकी डेली लाइफ में या डेली जो आप पढ़ेंगे उसमें काम में आने वाली जो चीजें हैं, जो आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, वो स्टार्ट हो रही है। अभी तक ऐसा था कि आपको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं थी उन चीजों में, बट अब जो चीज आ रही है इसमें आपको श्लोक याद करना जरूरी है। आप चाहे वाग्भट के श्लोक याद करके चलें, चाहे चरक के श्लोक याद करके रखें, आप के ऊपर है आपको दोनों में से किसका श्लोक याद करना है। बट किसी एक या दो संहिता के श्लोक आपको आने चाहिए, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरे आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि सभी के अलग अलग गुण बताए गए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वात दोष के गुण से। ठीक है, तत्र रूक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला। ये क्या बोल रहे हैं कि जो चीज रूक्ष हो अर्थात ड्राई हो, है ना, सूखी हो जो चीज। ठीक है, लघु अर्थात हल्की हो, वेट में लाइट हो। ठीक है, शीत है ना, यानी कि ठंडा हो, ठंडा स्पर्श हो या ठंडा वीर्य भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद खर यानी कि खुरदुरी हो, रफ हो जिसका सरफेस। फिर सूक्ष्म अर्थात माइन्यूट हो या फिर बहुत ज्यादा फाइन हो कोई चीज। चल अर्थात जिसमें मोशन, गति हो जिसमें किसी भी तरीके की, जैसे जो एयर है, वायु है, उसमें भी गति है। ठीक है, वायु एक सीजन के अकॉर्डिंग रहती है, वायु यहाँ से जो चीज निकल रही है वायु, तो वो सीजन के अकॉर्डिंग रहती है। जब अगर आप गर्मी में देखोगे तो गर्म वायु लगेगी, ठंडी में अगर आप देखोगे तो वही वायु आपको शीत स्पर्श की लगेगी।
इसी एक रीजन की वजह से जो वायु है उसको योगवाही बोला गया है। तो योगवाही परम वायु आपके पीजी का भी एक क्वेश्चन है। ये उसका रीजन है कि उसको योगवाही क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर गर्मी का सीजन चल रहा है तो वही वायु आपको गर्म लगेगी, ठंडी का सीजन चल रहा है तो वही वायु आपको ठंडी लगेगी। ठीक है, तो रुक्ष अर्थात ड्राई, लघु अर्थात जो है लाइट वेट, शीत अर्थात जो ठंडा है, खरा अर्थात जो रफ है, सूक्ष्म अर्थात फाइन या माइन्यूट, जला अर्थात जिसमें मोशन है, और ये अनिल अर्थात जो वायु है उसके गुण है, ये वायु का पर्याय है। अनिल जो है वो वायु का पर्याय है और अनल जो है, अनल वो आपके अग्नि का पर्याय है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, छुट्टी की मात्रा तो नहीं लगी है नाम है, ये चीज आपको याद रखनी है। और वायु क्या बोला गया है यहाँ पर, वायु को योगवाही बोला है। ठीक है, ये वायु जो है वो योगवाही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पित्त के गुण। तो सेम चीज, पित्त के साथ श्लोक आपको बाय हार्ट करना है। एक्स्ट्रा किसी आचार्य ने अगर दिया हो बेटर है आप यहीं पर लिख लें, या फिर उस संहिता में जाके इसके गुणों को आप ऐड कर ले, जैसा भी आपको प्रेफरेबल हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, पित्तम का स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। सा स्नेह अर्थात थोड़ी सी स्निग्धता लेके जो चल रहा है, ऑयलीनेस या अंशस भी आप बोल सकते हैं, वो जो चीज लेके चल रहा है वो आपका पित्त है। ठीक है, ऑयलीनेस या अंशसनेस। फिर आप तीक्ष्ण आता है, तीक्ष्ण अर्थात कोई भी चीज जो शार्प है वो तीक्ष्ण कहलाती है। ठीक है, भेदन कर दे जो एकदम से, वो चीज तीक्ष्ण में आ जाएगी। फिर उष्ण, कोई भी चीज जो हॉट है वो उष्ण में आएगी। फिर उसके बाद आता है लघु, लघु फिर से वही जो बात में भी बोला गया है, लाइट लघु को बोला गया, लाइट वेट हो किसी चीज, या जो हॉलो हो वो भी हो सकती है, वो भी हल्की ही रहेगी। फिर उसके बाद आता है विश्र, यहाँ पर इन्होंने लिखा है आम गंध वाला। अपन एक तरीके से इसको ये भी समझ सकते हैं कि जिसकी जो गंध है वो अप्रिय हो या फिर आपको पसंद ना आए जिसकी गंध, उसको भी विश्र गंधी बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है सरा, सरा भी वही है जिसमें मोशन हो, जो चलता हो। ठीक है, जो बहे वो सरा है। यहाँ पर अपन को ये चीज आता है कि सरा यानी कि जो बहे, वहां जो था वायु जो है वो मतलब एक तरीके से अपन बोले कि उसको चला टर्म यूज की गई है, यानी कि जो मोशन में रहे। और यहाँ पर जो सरा है, सरा यानी कि जैसे पानी बहता है उसके लिए अपन सरा टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो चीज बहे उसके लिए आया है सरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर द्रव, द्रव यानी कि जो चीज फ्लूइड हो, लिक्विडिटी में हो, वो चीज वो द्रव कहलाती है। तो इस प्रकार ये देखेंगे, स्निग्ध यानी कि अंशस या ऑयली, तीक्ष्ण यानी कि जो शार्प हो, पिन पॉइंटेड, उष्ण यानी कि हॉट, लघु यानी कि लाइट, विष्ण यानी कि जो अप्रिय गंधो, अच्छी अपन को स्मेल नहीं लग रही है जिस चीज की, वो सरा यानी कि जो चीज बहरी हो या फ्लो जिसके अंदर हो, और द्रव यानी कि जो है हमारा फ्लूइड है किसी भी तरीके का, वो आएगा। सेम इसके बाद हमारे कफ के गुण आएंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंद, लक्षण, मृत्सन, स्थिर, कफा। अब यहाँ पर देखिए, स्निग्ध यानी कि वही पित्त वाली बात चल रही है यहाँ पर, ऑयलीनेस या अंशसनेस को अपन स्निग्ध बोल रहे हैं। शीत, वही वात की बात आ गई यहाँ पर, जो चीज कोल्ड हो वो शीत है। गुरु यानी कि वात का जस्ट अपोजिट, वात लघु था, ये गुरु है यानी कि ये हैवी है। मंद यानी कि स्लो, जिसमें मोशन कम हो। ठीक है, स्लो। फिर उसके बाद स्लक्षण, लक्षण का मतलब होता है स्मूथ, वात क्या था, खर था, ये क्या है, लक्षण है, ये स्मूथ है। फिर इसके बाद आता है मृत्सन, मृत्सन यानी कि आप एक तरीके से लेके चल सकते हैं कि आप अपनी अंगूठी और अंगुली के बीच में किसी चीज को मस लें, अब वो आपकी ये जो रेखाएं जो आपको दिख रही है इनमें अगर फंस जाए, वो चीज मृत्सन कहलाती है। मृत्सन ना मृत धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी। तो जो चिकनी मिट्टी जिस तरीके की रहती है ना, आप उसको मसलेंगे तो वो आपकी उंगली के में इसमें जो रेखा है ना, इसमें बैठ के रह जाएगी।
फिर आप भले और ज्यादा उसको मसलेंगे तो वो हट जाएगी, पर मृतसन का अर्थ वही निकल रहा है कि इनके बीच में मसलने से जो चीज उसके अंदर रह रही है वो मृतसन है। फिर आता है स्थिर, स्थिर यानी कि स्टेबिलिटी जिसके अंदर हो वो स्थिर है। फिर ये कफ दिया है, तो ये इस प्रकार के जो गुण है स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, मृत्सन और स्थिर, ये कफ के गुण है। स्निग्ध यानी कि ऑयलीनेस या अंक्शसनेस, शीत यानी कि कोल्ड, गुरु यानी कि हैवी, मंद यानी कि स्लो, लक्षण स्मूथ, मृत्सन जो है जो उंगलियों के बीच में अपने रह जाता है वो मृत्सन, और स्थिर यानी कि स्टेबल, है ना। तो ये कफ के दोष हो गए, आपके कफ के गुण हो गए हैं। अब इसके बाद ये जो बताएंगे संसर्ग और सन्निपातश्चा तत् द्वि त्रि क्षय कोपता, ये जो दोष है, अगर ये दो दोष मिलते हैं तो उसको संसर्ग, और तीन दोष अगर तीनों मिल जाते हैं, दो दोष में क्या आएगा, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, पर सन्निपात में वात पित्त कफ तीनों आ जाएंगे। तो तीनों दोष अगर मिलके बढ़ रहे हैं और साथ में कम हो रहे हैं तो वो सन्निपात वाले में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्षय और कोप की बात कर रहे हैं। तो तीनों साथ में मिलके अगर कम हो रहे हैं तो क्षय, साथ में मिलके अगर बढ़ रहे हैं तो कोप हो जाएगा, ये सन्निपात के लिए है ना। और सेम चीज संसर्ग पे अप्लाई हो जाएगी, अगर दो दोष साथ में मिलके कम हो रहे हैं तो क्षय, साथ में मिलके बढ़ रहे हैं तो कोप, कोप अर्थात बढ़ना, किसी चीज का वृद्धि होना। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, दोष के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास से आएगा वो धातुओं का वर्णन आएगा। तो हमने जो चैप्टर में देखा है स्टार्टिंग से, वो क्या क्या देखा है, सबसे पहले मंगलाचरण से चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, फिर हमने अवतरण देखा है, हमने अष्टांग आयुर्वेद देखा है कि क्या उसके 8 अंग हैं, कौन सा अंग सर्वप्रथम आया है, फिर हमने इसमें देखा है कि जो दोषों की चर्चा इन्होंने की है वो किस प्रकार से है, कि वात पित्त कफ 3 प्रकार के जो दोष बोले हैं उनका शरीर में स्थान कहाँ पर है, अग्नि पर उनका क्या प्रभाव है, कोष्ठ पर उनका क्या प्रभाव है, और आपकी जो प्रकृति बनती है कि आप वात पित्त प्रकृति के हैं कि केवल वात प्रकृति के हैं कि कफ प्रकृति के हैं या श्रेष्ठ प्रकृति है आपकी, तो वो भी आपके दोष ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर उनके अपन ने गुण देखे हैं कि क्या गुण किस दोष का होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो उस तरीके से एक्ट करता है, वो चीज हमने देखी है। तो इसके आगे जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।